हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस। नैंसरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपके कंप्यूटर की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आज का आपका पहला प्रश्न है कि प्रोसेसर के प्रमुख भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त सभी। तो जो आपका प्रोसेसर होता है, सबसे पहले तो प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। जो आपका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? जो प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है? CPU करता है। तो CPU को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है आपका, कंट्रोल यूनिट ये जो है CPU के जितने भी कार्य होते हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है कंट्रोल यूनिट? CPU के जितने भी कार्य होते हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सिस्टम। ठीक। क्यों कहते हैं नर्व सिस्टम? क्योंकि ये कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ये एक काम और करता है, वो ये है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। ठीक। क्योंकि ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। साथ ही साथ कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का काम हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है, और कंप्यूटर का नर्व सिस्टम जो है वो हम लोग कंट्रोल यूनिट को ही कहते हैं। ठीक। अगला आप जान लीजिए मेमोरी रजिस्टर के बारे में कि ये मेमोरी रजिस्टर क्या है। तो मेमोरी रजिस्टर जो है CPU के वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं तथा अंतिम जो रिजल्ट होते हैं उन सबको स्टोर करने का काम करता है। किस किस को? जो वर्तमान में CPU जिस डेटा पर काम कर रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन और डेटा आपके मेमोरी रजिस्टर में स्टोर होते हैं। साथ ही साथ जो अंतिम आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट को भी आप इसी रजिस्टर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन रिजल्ट जनरेट करता है। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है आपका, जो अंतरिम रिजल्ट है, वो आपका मेमोरी रजिस्टर में स्टोर होता है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतनी सारी मेमोरीज हैं और फिर ये रजिस्टर क्या है। तो ये भी मेमोरी का ही एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। हर एक मेमोरी का अपना अलग अलग उद्देश्य है। ये आप आगे इस वीडियो में अच्छे से मेमोरी के बारे में जानेंगे। ठीक। तो बस बने रहिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है। आपको अगला जानना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में। इसे आप ALU भी कहते हैं। ठीक। कंट्रोल यूनिट को CU भी कहा जाता है। ठीक है। तो ALU का काम क्या होता है आपको बता दें कि डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम अगर कोई करता है तो वो ALU ही करता है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम आपका ALU ही परफॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया यही है आपका कंप्यूटर का वो भाग है जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। अगर 2+2 करना होगा तो वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। ठीक है। जितने भी आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको परफॉर्म करने का काम होता है आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है। तो प्रोसेसर के ये तीनों भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी रजिस्टर भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। ये सब आपकी प्रोसेसर के प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे जंक ईमेल के बारे में पूछा जा रहा है कि जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऐसा लग रहा है ना जैसे जंग लग गई हो। जी हाँ, ये काम भी कुछ इसी तरीके का करता है। ठीक है। जंक ईमेल को आप लोग अवांछनीय ईमेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवांछनीय ईमेल। इसका मतलब क्या होता है कि जंक ईमेल, अवांछनीय ईमेल, ये बड़े बड़े वर्ड, इतने भारी भरकम से वर्ड बोल दिए नैंसरी जी ने। क्या हैं ये? तो ये जो है जंक ईमेल और अवांछनीय ईमेल वो कहलाते हैं जो हमारी इच्छा के बिना, मतलब जिनसे हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दिया। तो कंप्यूटर की भाषा में होता क्या है कि इनको हम लोग अनचाही ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनचाही ईमेल। ठीक है। आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अभी कि ये जंक ईमेल होता क्या है। ठीक। इसको हम लोग अनचाही ईमेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिसीवर को किसी अननोन सोर्स से भेजे जाते हैं। जो रिसीवर है, जैसे हम हुए, आप हुए, थर्ड पर्सन कोई और हुआ, तो उसको जो है अननोन सोर्स से भेजे जाते हैं। अननोन सोर्स का मतलब ये है जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है। जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं है वो आपको मेल कर रहा है। ठीक। जैसे आपको मार्केटिंग कंपनी वाले मेल करते होंगे, आपको कुछ प्रोडक्ट
प्रमोशन वाले ईमेल करते होंगे, विज्ञापन वाले ईमेल करते होंगे। तो ये सारे लोग जो हैं एक एक दिन में लाखों करोड़ों लोगों को ईमेल करते हैं, ठीक। इन सबको जंक ईमेल कहा जाता है। किन ईमेल्स को जंक ईमेल कहा जाता है आप समझ गए होंगे कि ऐसी अनचाही ईमेल जिनको रिसीवर को मिलते हैं अननोन सोर्स से, ठीक है। जो रिसीवर को अननोन सोर्स से मिलते हैं उन्हें हम लोग जंक ईमेल कहते हैं या अवांछनीय ईमेल कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो हमसे पूछा ये गया है कि भैया ये जंक ईमेल जो है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। स्पैम ईमेल कहते हैं, सेंड ईमेल कहते हैं, रिसाइकिल बिन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो जंक ईमेल है इसको स्पैम ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम ईमेल। रिसाइकिल बिन तो आपको पता ही होगा। रिसाइकिल बिन का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने डिलीट कर दी कंप्यूटर से, जो डेटा और जो हमने डिलीट किया है वो सब हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है। जब हम रिसाइकिल बिन से डिलीट करते हैं तो वो डेटा हमारा परमानेंटली हमारे फ़ोन या लैपटॉप से चला जाता है, ठीक है। सेंड ईमेल आप जानते हैं कि जो ईमेल हमने भेजे होंगे वो हमारे सेंड ईमेल में आते हैं, ठीक है। तो जो जंक ईमेल है उन सबको स्पैम ईमेल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला प्रश्न आपका है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं या 12 बिट होते हैं? तो जो एक बाइट है, एक बाइट में आपकी 8 बिट होती हैं, ठीक है। कितनी बिट होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट में, वर्ड में, टेक्स्ट में या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की जो लंबाई है वो बिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? बिट में मापी जाती है। किसी भी शब्द की लंबाई को मापने की सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में बिट है। क्या है? बिट है। बिट बेसिकली 0 और 1 होता है, ठीक है। 2 अंकों का होता है बिट हमारा, ठीक। ये 2 अंकों का यूज़ करता है बिट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बिट कौन कौन से नंबर का यूज़ करता है। तो 0 और 1 जो कि बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं उनका यूज़ करता है बिट, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि ASCII का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हैं आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनपुट। तो आपको बता दें कि आपका जो ASCII का पूरा नाम होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है लाइनक्स के बारे में। प्रश्न है आपका कि लाइनक्स उदाहरण है। ऑप्शन हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ओपन सोर्स हार्डवेयर का, एंड सोर्स सॉफ्टवेयर का या एंड सोर्स हार्डवेयर का, ठीक है। तो जो लाइनक्स है, सबसे पहले तो लाइनक्स के बारे में जान लेते कि भैया ये लाइनक्स है क्या। तो आपको बता दें जो आपका लाइनक्स है, ये लाइनक्स जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब ये मन में आ रहा होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो आपको बता दें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? प्रचालन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचालन तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज जो होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो सॉफ्टवेयर का समूह होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर का समूह होता है जो डेटा के संचरण पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? डेटा के संचरण पर नियंत्रण करता है। और आपको एक चीज़ और बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आकर काम क्या करता है। तो हम लोग कीबोर्ड से जो है इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट लेने का काम जो होता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। मॉनिटर पर आउटपुट भेजने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। इसीलिए जो है एक सिस्टम के जो मेन तंत्र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हमारे कीबोर्ड से इनपुट को लेता है और मॉनिटर पर आउटपुट को शो करता है। प्रोसेस तो CPU करता है, लेकिन आपका मॉनिटर पर आउटपुट भेजने का काम, जो भेजने का काम है वो किसने किया? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है, ठीक है। टर्म्स पर आपको ध्यान देना है कि कौन क्या करता है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना,
ठीक है, तो आप जान गए हैं कि लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स आपका जो है एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, यूनिक्स जो है आपका, यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, वर्जन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अभी हमसे ये पूछा गया है कि लाइनक्स उदाहरण है, तो आपको बता दें कि जो आपका लाइनक्स है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो आखिर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, आपको बता दें, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड जो है इंटरनेट में फ्री में मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड, क्या सोर्स कोड, जिनका सोर्स कोड आपको इंटरनेट पर फ्री में मिले, इसे आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे लाइनक्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डेटा के रूप में, एनालॉग डेटा के रूप में, या फिर दशमलव डेटा के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जो सूचना है या डेटा है वो आपका किस रूप में स्टोर किया जाता है, ये तो हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं। तो कंप्यूटर में डेटा और सूचना आपका डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है डिजिटल फॉर्म में स्टोर? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी संख्या पद्धति को ही जानता है, 0 और 1 की लैंग्वेज जानता है। ठीक है, इसे ही हम लोग डिजिटल फॉर्म कहते हैं। ठीक, 0 और 1 के फॉर्म को कंप्यूटर की भाषा में डिजिटल डेटा कहा जाता है। ठीक, तो हमारा कंप्यूटर में डेटा डिजिटल फॉर्म के रूप, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम, रोम, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बता दें, आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? जिसे आप लोग कहते हैं प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, इसे ही कहते हैं। ठीक, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी, इसे ही आप लोग क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सहायक मेमोरी। ठीक, मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है। ठीक, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी जिसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या जिसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, फिर ये जो रैम रोम है वो आपके अंदर के और कैटेगराइजेशन है, जैसे आपकी प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम होती है। ठीक, तो आपसे यही पूछा गया था कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम और रोम, आपके दोनों ही जो है हमारी प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। आपका ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं कि रोम क्या है और रैम क्या है। ठीक, सबसे पहले रैम के बारे में जानते हैं। ठीक, जो आपकी ये रैम है, रैम ये जो है आपकी अस्थायी रूप से डेटा को जो है संग्रहित करती है, स्टोर करती है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेमोरी का काम क्या होता है। कोई सी भी मेमोरी हो, चाहे आपकी कैश मेमोरी हो, रैम हो, रोम हो, द्वितीयक मेमोरी है, सहायक मेमोरी, सबका काम एक होता है डेटा को स्टोर करना। डेटा का मतलब है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करना। अब आपकी जनरल भाषा में कहें तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है आपकी फ़ोटोज़ को स्टोर करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना, और भी आपके PDF वगैरह हैं, फाइल्स हैं, जो भी आपकी फाइल्स हैं उन सबको स्टोर करना क्या होता है? मेमोरी का काम होता है यही, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो आपकी कुछ मेमोरी ऐसी हैं जो स्थायी रूप से डेटा को आपके स्टोर करके रखती हैं, मतलब परमानेंटली इनमें डेटा आपका स्टोर हो जाता है। दूसरी आपकी ऐसी मेमोरी होती हैं जिनमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, अस्थायी रूप से स्टोर होता है, मतलब टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है। तो रैम आपकी एक वही मेमोरी है जो आपके डेटा को अस्थायी रूप से जो है स्टोर करती है। ठीक है, जो रैम है, ये जो रैम मेमोरी है आपकी, रैम में सूचना को क्रमानुसार न पढ़कर हम लोग, इसमें होता क्या है कि जो आपको सूचना चाहिए होती है सिर्फ उसी को पढ़ा जाता है। जैसे आपकी बहुत सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो रैम में होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी 6वें नंबर पर है, ठीक है,
तो छठवें नंबर पर ही सीधा आपकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले नंबर की इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाएगा, फिर दूसरे नंबर की, फिर ऐसे छठवें नंबर पर जाएगा कि आपको छठवें नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो छठवें नंबर पर वो कब गया, जब उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं इन्फॉर्मेशन पढ़ ली तब गया। ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर हमारा CPU काम कैसे करेगा अगर ऐसे ही काम चला तो फिर हमारा CPU का एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हमारी रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें सूचना को क्रमानुसार नहीं पढ़ा जाता, बल्कि जो अप्रोप्रिएट सूचना है, जो आपको चाहिए है, उसी सूचना को पढ़ा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, साथ ही साथ इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक, इसमें संग्रहित जो डेटा और सूचना है इसको बदला जा सकता है। अस्थायी मेमोरी में जो डेटा और सूचना रहता है, ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को, यहीं से आपका सारा का सारा जो आज का वीडियो है वो पूरा लिंक है, क्योंकि यहीं पे यही वर्ड घूमते रहेंगे, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, घूम जाएंगे आप। घूमना नहीं है, दिमाग नहीं घुमाना है, पढ़ना है, समझना है इन सब चीज़ों को। ठीक, तो मैं क्या बता रही थी आपको, जो अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी, इसमें जो डेटा और सूचना होता है उसको आप बदल सकते हैं। ठीक, बदल सकते हैं। अस्थायी का मतलब है टेम्परेरी, टेम्परेरी चीज़ों को बदला जा सकता है भाई। अस्थायी मेमोरी को आप बदल सकते हैं, स्थायी मेमोरी को आप नहीं बदल सकते हैं। स्थायी चीज़ों को कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते आप। ठीक, एक चीज़ और आपको याद रखना है रैम के बारे में कि CPU रैम से डेटा प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? CPU रैम से डेटा प्राप्त करता है। ठीक, प्रोसेस के पहले, जैसे आप कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेस करने को देते हो, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट आपका जनरेट हुआ, तो प्रोसेस करने से पहले जो डेटा दिया जाता है वो अस्थायी रूप से आपकी इसी रैम में स्टोर होता है। फिर प्रोसेस होता है आपका, प्रोसेसर आपका प्रोसेस करता है, तब आपको आउटपुट मिलता है। जो आउटपुट है आपका वो भी आपका किस में स्टोर होता है? वो भी आपका रैम में ही स्टोर होता है। प्रोसेस के बाद का डेटा भी आपका अस्थायी रूप से, किससे? अस्थायी रूप से आपका रैम में ही स्टोर होता है। इसीलिए रैम को क्या कहते हैं? इसीलिए रैम को कहा जाता है वर्किंग मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ठीक, मेमोरी को मैं इस तरीके से लिख दे रही। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा रैम के बारे में। ठीक, अगला आपको पढ़ना है रोम के बारे में। जो रोम है आपका, रोम एक स्थायी मेमोरी है। कैसी? स्थायी मेमोरी है, जिसे आप परमानेंट भी कहते हैं। ठीक, स्थायी मेमोरी का मतलब ये है कि जो इसमें डेटा और सूचना है इसको आप बदल नहीं सकते। इसमें जो डेटा और सूचना है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप इसको बदल नहीं सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक, इसके डेटा को आप बदल नहीं सकते। रैम में सूचनाओं का निर्माण जो है आप स्टोर करते हैं जब, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट तो आप कर नहीं सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, और इसका जो डेटा है वो स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। तो जो आपका ऐसी मेमोरी जो आपके डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती हैं, उन मेमोरी को एक नाम और दिया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। कैसे लिखते हैं इसको? नॉन वोलेटाइल। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसी मेमोरी जो आपके डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती हैं या फिर स्टोर करके रखती हैं, उनको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल, यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी। ठीक, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है अपरिवर्तनशील मेमोरी, मतलब जिसमें रखे हुए डेटा को आप बदल नहीं सकते। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वहीं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड आपको बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि पूरा आपका जो वीडियो है आज का वो इन्हीं सब चीज़ों के आसपास घूमता रहेगा। ठीक, तो आप ना घूमें उससे पहले आप याद रख लें कि वोलेटाइल का मतलब होता है आपका परिवर्तनशील। ठीक, क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील मतलब जिसको आप बदल सकते हैं। तो आप बदल किसको सकते हैं? रैम में रखे हुए डेटा को बदल सकते हैं, क्योंकि रैम आपका कैसा है? रैम आपका अस्थायी डेटा को संग्रहित करता है, वहीं रोम आपके स्थायी डेटा को संग्रहित करता है। तो इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रखे गए डेटा को आप बदल नहीं सकते। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको रैम और रोम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि मुख्य और प्राथमिक मेमोरी के प्रकार आपके ये दोनों होते हैं, रैम भी होता है, रोम भी होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर जो है उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं रैम में, रोम में, द्वितीयक मेमोरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो रजिस्टर होते हैं
वो आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके जो रजिस्टर हैं वो आपके रोम में स्थित होते हैं। कहाँ पर? रोम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा यथावत बना रहता है, यह किस मेमोरी के बारे में सत्य है? प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? आई होप आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि बिजली अगर चली गई या फिर आपका कंप्यूटर किसी कारणवश बंद हो गया, तो जो आपका डेटा है मेमोरी में वो नष्ट नहीं होगा। तो ये किस मेमोरी की विशेषता है? ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। किसकी है? सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रखा जाता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे लाइट चली जाए, चाहे विद्युत सप्लाई बंद हो जाए। मतलब वही है, बात एक ही है, लाइट चली जाए या फिर विद्युत सप्लाई बंद हो जाए या फिर आपका कंप्यूटर किसी कारणवश आपका ठप हो जाए। किसी भी सिचुएशन में आपका डेटा जो है वो हटेगा नहीं, वो आपका स्टोर का स्टोर ही रहेगा। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है। सेकेंडरी मेमोरी को ही आप लोग सहायक मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि सहायक मेमोरी में रखे गए डेटा को आप लोग जो है हटा नहीं सकते, वो आपका ज्यों का त्यों बना रहता है, विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी या फिर कंप्यूटर के ठप होने पर भी। ठीक। कैश मेमोरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कैश मेमोरी हमारी एक ऐसी मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक बफर का काम करती है। किसके बीच में? प्राथमिक मेमोरी और आपकी सीपीयू के बीच में। इसकी जो आपका कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। ये बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट वर्क करती है। ठीक। कैश मेमोरी बहुत फास्ट वर्क करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी आपकी सबसे तीव्र मेमोरी मानी जाती है। ठीक है। बशर्ते ऑप्शन में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टर होगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक। अगर मेमोरी पूछा जा रहा है तो मेमोरी में कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? बिल्ट इन मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक। रैम, रोम, द्वितीयक मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो बिल्ट इन मेमोरी है वो आपकी रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्ट इन मेमोरी किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी रैम के बारे में कि जो रैम है इसको क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया वर्किंग मेमोरी? ये सारा रीज़न मैं बता चुकी हूँ आपको कि वर्किंग मेमोरी हम इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारा प्रोसेस करने के पहले डेटा को इसी में अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ प्रोसेस करने के बाद जो भी डेटा आता है, जो भी रिजल्ट आता है, उसको भी अस्थायी रूप से, वर्ड्स पर ध्यान देना, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ठीक है। द्वितीयक मेमोरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि द्वितीयक मेमोरी को हम लोग सहायक मेमोरी कहते हैं और इस मेमोरी में रखे गए डेटा को आप बदल नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि इस मेमोरी का डेटा आपका स्थायी डेटा होता है। ठीक। साथ ही साथ विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर या फिर आपका जो है कंप्यूटर ठप हो जाने पर आपका इसमें रखा गया डेटा नष्ट नहीं होता, डेटा आपका यथावत बना रहेगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका कि विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा बना रहता है रजिस्टर में, सेकेंडरी मेमोरी में, प्राथमिक मेमोरी में या फिर कैश मेमोरी में? तो अभी आपको बताया कि विद्युत सप्लाई बंद हो जाए या फिर आपका कंप्यूटर किसी कारणवश ठप हो जाए तो आपका जो डेटा है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसी हमारी कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपका प्रश्न है कि पावर सप्लाई बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपने डेटा को खो देती है? अब आपसे खो देने वाली मेमोरी पूछी जा रही है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आपका पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो डेटा उसमें जो रखा है वो आपका खो जाएगा। ठीक। आपको हम नॉन वोलेटाइल का मतलब बता चुके हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। क्या होता है? अपरिवर्तनशील। तो अपरिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ? अपरिवर्तनशील मेमोरी का मतलब हुआ कि जिसमें रखे गए डेटा को बदल नहीं सकते। ठीक है। इसको समझ गए आप? वोलेटाइल का मतलब होता है आपका, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। क्या? अस्थायी। अस्थायी यानी कि परिवर्तनशील। क्या? वर्ड्स पर ध्यान देना। ठीक है। परिवर्तनशील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, जिसे आप बदल नहीं सकते। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, जिसे आप बदल सकते हैं। ठीक, आपसे प्रश्न यही पूछा गया है कि पावर सप्लाई बंद होने पर कौन सी मेमोरी अपना डेटा खो देगी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी होगी जो डेटा अपना खो देगी, तो वो अस्थायी मेमोरी होगी, तभी तो वो अपना डेटा खो रही है। अगर स्थायी मेमोरी होती तो वो अपना डेटा क्यों खोती भाई, नहीं खो सकती। तो आपकी अस्थायी मेमोरी ही एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपकी पावर सप्लाई बंद होने पर या फिर कंप्यूटर के बंद होने पर अचानक से इसमें रखा गया डेटा आपका खो जाता है। तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा कि वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो पावर सप्लाई बंद होने पर अपने डेटा को खो देती है। ठीक, स्थायी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी को हम लोग नॉन वोलाटाइल कहते हैं, मतलब जिसमें रखा गया डेटा नष्ट नहीं होता पावर सप्लाई बंद होने पर भी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों से तो उम्मीद यही कर रही कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, टर्म्स पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि मेमोरी में आपका टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न तो आपका आना ही है परीक्षा में, तो स्किप नहीं करना है, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट को खो देती है। ठीक, अब आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है, बस मेमोरी के जो है आपसे प्रकार बदल दिया गया, मेमोरी के अब नाम दे दिए गए, प्राथमिक और द्वितीयक और नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल ना देके अब आपसे नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके रैम, रोम, कैश मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए पहले कि बिजली बंद होने पर मेमोरी के डेटा या कंटेंट को खो देती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है अगर बिजली चली जाए तो अपने डेटा को खो देगी, तो वो है आपकी रैम मेमोरी, क्योंकि रैम को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं रैम को क्या कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है जिसमें डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर होता है। अगर बिजली चली गई तो आपका डेटा नष्ट हो जाएगा, आपका डेटा खो जाएगा, डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसी हमारी मेमोरी है रैम। रोम आपकी एक स्थायी मेमोरी है। कैसी मेमोरी? स्थायी मेमोरी है, इसमें रखा गया डेटा आपका नष्ट नहीं होता। विद्युत सप्लाई बंद हो जाए, चाहे आपका कोई भी आंधी तूफान आ जाए, रोम में रखा गया डेटा आपका नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक, बहुत जिद्दी किस्म की मेमोरी है भाई कि डेटा जाता ही नहीं है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये सब, इनको ध्यान देना है आपको। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ऐसी वोलाटाइल चिप, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनशील। आपको बताया है वोलाटाइल का मतलब है परिवर्तनशील। ऐसी वोलाटाइल चिप जो डेटा तथा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करती है कहलाती है। अब आपसे प्रश्न का तरीका बदल दिया गया है। एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने वो सारे तरीके यहाँ पर शामिल किए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ठीक, ये सारे तरीके आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका उलट के दे दिया गया आपको कि वोलाटाइल चिप जो डेटा तथा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करती है कहलाती है रैम, रोम, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको पता होगा कि हमारी ऐसी एक ही मेमोरी है जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, साथ ही साथ ये वोलाटाइल है यानी कि परिवर्तनशील है, तो वो रैम है। ठीक, ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है कि रोम का पूरा नाम है, रोम इस तरीके से जो होता है रोम ऐसे लिखा जाता है, रोम का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि किस मेमोरी के डेटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत यानी कि रिफ्रेश किया जा सकता है? रैम, रोम, स्टैटिक रैम या फिर डायनामिक रैम। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला कि किस मेमोरी में रखे गए डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है या फिर किस मेमोरी में रखे गए डेटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी ऐसी मेमोरी कौन सी है? वो है आपकी डायनामिक रैम। क्या कौन सी है? डायनामिक रैम है। ये आपकी बेसिकली रैम के टाइप होते हैं। जो रैम आपकी मेमोरी है, रैम एक
अस्थायी मेमोरी है, आपको पता है, वोलेटाइल मेमोरी इसे ही कहते हैं। ठीक, तो ये जो मेमोरी है आपकी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और होती है डायनेमिक रैम। ठीक है, क्या होता है, स्टैटिक रैम होता है, डायनेमिक रैम होता है। स्टैटिक रैम में जो डेटा होता है उसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्या है इसका मतलब, स्टैटिक रैम में क्या होता है कि डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टैटिक रैम में, स्टैटिक रैम में आपको डेटा बनाए रखने के लिए आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। डायनेमिक रैम में आपको डेटा अगर बना के रखना है, डेटा अगर स्टोर करके रखना है, तो आपको 1 सेकंड में सैकड़ों बार डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करना होगा, नवीनीकृत करना होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में जान चुके हैं। रैम आपकी दो टाइप की है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम, दोनों के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। ठीक, तो ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो तीव्र, महंगी, अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी है? रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, कैश मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी? रैम के बारे में आप जान चुके कि रैम हमारी एक अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रखे गए डेटा को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बिजली चली गई तो इसमें रखा हुआ डेटा चला जाता है, क्योंकि ये अस्थायी रूप से आपके डेटा को संग्रहित करती है। रोम के बारे में आप जान चुके हैं, रोम एक स्थायी मेमोरी, इसमें रखे गए डेटा को ना तो अपन बदल सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी ही आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, महंगी है, साथ ही साथ बहुत छोटी सी एक चिप होती है, इतनी छोटी सी चिप होती है, लेकिन काम देखो कितने बड़े हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी कहलाती है। ठीक, ये हमारी जो है प्राथमिक मेमोरी का टाइप है। ये ऐसी प्राथमिक मेमोरी, ये ऐसी मेमोरी है हमारी जो प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच जो है बफर का काम करती है। किसके बीच? प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का काम करेगी। ठीक, ये आपकी कैश मेमोरी है। ठीक, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और ये आपका सीपीयू है। ठीक है, तो ये जो आपकी कैश मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है, तो कैश मेमोरी है आपकी ऐसी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी या जिसे कहते हैं प्राथमिक मेमोरी या सीपीयू के बीच और सीपीयू के बीच बफर का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कंप्यूटर में जो फ्रिक्वेंट डेटा होता है, मतलब जो डेटा बार बार प्रयोग होता है, फ्रिक्वेंट डेटा, ठीक है, जो डेटा आपका बार बार प्रयोग होता है वो आपका कैश मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी में कैसे डेटा को रखा जाता है? फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले डेटा को। हो सकता है प्रश्न ऐसे ही दे दे कि कैश मेमोरी में कैसे डेटा को रखा जाता है, परमानेंट, अस्थायी, या फिर आपसे पूछा जाए फ्रिक्वेंट। तो जो फ्रिक्वेंट डेटा होता है जिसको बार बार जो हमारा सर्वर है यूज़ करता है, ऐसे डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। ठीक, कैश मेमोरी की गति बहुत ही तीव्र होने के कारण इसकी जो प्रोसेस की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रोसेस की जो गति है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैश मेमोरी एक बहुत ही फास्ट मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैश मेमोरी के अच्छे से जान चुके हैं। एक चीज़ और आपको जानना है कि सीपीयू जब भी कोई डेटा सर्च करता है, सीपीयू को कोई भी जब डेटा चाहिए पड़ता है प्रोसेस करने के लिए, तो सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को तलाशता है। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलता है तब हमारा सीपीयू रैम में और रोम में जाता है अपने डेटा को सर्च करने के लिए, जो भी डेटा उसे चाहिए पड़ता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीपीयू सबसे पहले डेटा कहाँ सर्च करता है? कैश मेमोरी में करता है। कहाँ? कैश मेमोरी में। कहाँ? कैश मेमोरी में। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ठीक, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? रैम, रोम, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले तो आपको नॉन वोलेटाइल का मतलब पता होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अपरिवर्तनशील। क्या होता है? अपरिवर्तनशील, मतलब जो बदलती नहीं है। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। ठीक, अपरिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ? जिसे आप बदल नहीं सकते। ठीक, मैं नीचे लिख दे रही, साफ नहीं दिख रहा होगा, एक तो स्क्रीन इतनी छोटी सी रहती है, उसी में लिखना पड़ता है। ठीक,
नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब होता है? अपरिवर्तनशील, मतलब जिसे आप बदल नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसमें यानी कि जिसमें रखे गए डेटा को बदला नहीं जा सकता? वो है आपका रोम। रैम तो आपका परिवर्तनशील मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। अगला आपका प्रश्न है पी रोम के बारे में, कि पी रोम का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो आप ऑप्शन हैं आपकी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, या फिर प्रोग्रामेबल रीड एंड राइट ओनली मेमोरी। सबसे पहले तो पी रोम जान लेते हैं कि भाई ये पी रोम होता क्या है। तो जो पी रोम है वो आपका विशेष प्रकार का एक रोम है। क्या है? विशेष प्रकार का आपका रोम है। ठीक है, क्या है? एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, क्या अब कोई सी भी मेमोरी हो तो उसमें क्या करेंगे? डेटा को संग्रहित करेंगे। ठीक है, आपकी चाहे पी रोम हो, चाहे डायनेमिक रैम हो, चाहे स्टैटिक रैम हो, चाहे रोम हो, चाहे प्राथमिक मेमोरी हो, द्वितीयक मेमोरी हो, मैग्नेटिक टेप हो, हार्ड डिस्क हो, सब में आप क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, मेन काम मेमोरी का क्या है? डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैंने बोल ही दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक ना एक प्रश्न तो जरूर आपकी परीक्षा में बनना ही है, पूरे नाम से रिलेटेड यानी कि फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से एक पेज पर सारा कलेक्शन कर लेना है और इनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। क्या? कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, मतलब किसी डॉक्यूमेंट पर प्रोसेस चल रही है, जब प्रोसेस चल रही होती है तब भी तो डेटा स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, चाहे आप प्रोसेस कर रहे हों, चाहे आप प्रोसेस के बाद आपका जो आउटपुट हो, प्रोसेस के पहले का आउटपुट, प्रोसेस के बाद का आउटपुट, आपका सब कुछ मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि आपका प्रोसेस के पहले का भी इन्फॉर्मेशन जो डेटा होता है उसको भी स्टोर किया जाता है, प्रोसेस के बाद आपका जो आउटपुट मिलता है उसको भी सेव करके रखा जाता है। ठीक, तो यही पूछा जा रहा है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से कहाँ रखते हैं? रोम में, रैम में, द्वितीयक मेमोरी में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको पता होगा कि ऐसा डेटा हमारा कहाँ रखा जाता है? ऐसा डेटा आपका रैम में रखा जाता है, जिस पर आप रिसेंट में काम कर रहे हो, जिस पर सीपीयू, आप नहीं, सीपीयू काम करेगा। आप तो पढ़ रहे हैं, काम किसने किया? सीपीयू ने किया। प्रोसेस किसने की? सीपीयू ने की। इसे ही तो प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेस करते टाइम जिस भी डॉक्यूमेंट पर आपका प्रोसेसर काम कर रहा होगा वो सारा का सारा उसका जो चीज़ें हैं वो कहाँ स्टोर होंगी? वो अस्थायी रूप से आपकी रैम में स्टोर होती हैं। कहाँ? रैम में स्टोर होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि सीपीयू, ये सीपीयूज नहीं होता, सीपीयू है। सीपीयू जिस प्रोग्राम तथा डेटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे कहते हैं रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न के पूछने का तरीका बदला है लेकिन आपका आंसर वही है। ठीक, बस आपसे तरीका बदल दिया है। एक प्रश्न पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं घुमा घुमा के, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक, तो सीपीयू जिस प्रोग्राम तथा डेटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं? उस मेमोरी को कहते हैं हम लोग कौन सी मेमोरी? कौन सी मेमोरी कहते हैं? बताइए। उस मेमोरी को कहते हैं रैम मेमोरी, रैम। ठीक, अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न है आपकी कि कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है? ध्यान से सुनिए, कौन सी स्टोरेज मीडिया आपका ऐसा है जो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है? मतलब सीक्वेंस में डेटा आपका एक्सेस होगा, ये नहीं कि जो डेटा आपको चाहिए वो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो आपका रैम करती है कि जो डेटा आपको सर्च करना होता है सिर्फ उसी पर फोकस करती है, वो बाकी और डेटा पर जो अवांछनीय डेटा है जिसका हमें कोई काम नहीं है उस पर आपकी रैम काम नहीं करती। ठीक, तो आपसे ये इसमें उल्टा पूछा जा रहा है कि सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब सीक्वेंस में जाए पूरा डेटा, जो डेटा मान के चलिए कि इस तरीके से आपका डेटा है, आपको लास्ट लाइन चाहिए थी
सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा कि पहले पूरी लाइन ये वाली एक्सेस की जाएगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, लास्ट में जाके आपको आपका जो डेटा आपको चाहिए था वो आपको सबसे लास्ट में मिला। कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका, कितना ज़्यादा टाइम आपका ख़राब हुआ है। ऐसे तो CPU का जो प्रोसेस करने का टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो प्रोसेस एक ही प्रोसेस में लगा रहेगा क्योंकि उसको डेटा ही नहीं मिल रहा। ठीक, डेटा एक्सेस वो बहुत देर में कर पा रहा CPU, तो काम कैसे करेगा अगर एक्सेस ही नहीं कर पा रहा, देर लगेगी तो CPU को भी प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस का आप मतलब समझ गए होंगे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या कैश मेमोरी। तो इनमें से ऐसी कौन सी मीडिया है जो सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है? तो आपको बता दें कि मैग्नेटिक टेप जो होता है आपका, वो आपका सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर मैग्नेटिक टेप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लेते हैं कि हार्ड डिस्क फिर क्या होती है। हार्ड डिस्क के बारे में जान लेते हैं। हार्ड डिस्क जो है आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार होती है। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप होती है। क्या? मैग्नेटिक डिस्क का एक टाइप होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये एक स्थाई का मतलब है नॉन वोलेटाइल। तो हमारा हार्ड डिस्क में जो डेटा जाता है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड डिस्क का डेटा कैसा होता है? स्थायी होता है। इसे आप बदल नहीं सकते, इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं। ऐसा डेटा जिसको आप बदल नहीं सकते, यानी कि इसमें आप राइट नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते? सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सहायक मेमोरी है। क्यों है सहायक मेमोरी? क्योंकि भैया ये द्वितीयक मेमोरी है। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है, इसीलिए हार्ड डिस्क आपकी सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता जो है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसमें आप बहुत सारा डेटा संग्रहित करके रख सकते हैं। इन सब के बावजूद आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हार्ड डिस्क के बारे में याद रखना है, वो ये है कि किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है आपको। अगला आपका आता है मैग्नेटिक टेप के बारे में कि ये मैग्नेटिक टेप आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि ये जो मैग्नेटिक टेप होती है इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे ही आप लोग चुंबकीय डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय डिस्क कहते हैं। नाम आपको पता होने चाहिए। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक टेप के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में से चुंबकीय डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये कैसी मेमोरी है? ये एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, स्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल। ठीक, नॉन वोलेटाइल सहायक मेमोरी है। अब सहायक मेमोरी क्यों है? आपको बता दें कि मैग्नेटिक टेप हमारी द्वितीयक मेमोरी की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इसको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है और हार्ड डिस्क है वो हमारी मैग्नेटिक डिस्क के ही उदाहरण है। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क और आपकी जो हार्ड डिस्क है, ये दोनों ही हमारे किसके उदाहरण है? मैग्नेटिक टेप के या मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एक्सेस टाइम होता है, मतलब डेटा को प्राप्त करने का टाइम, तो इसका एक्सेस टाइम जो है बहुत कम होता है। मतलब ये बहुत जल्दी आपके डेटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक, और ये इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी आपको बता दें कि ये बहुत सारे डेटा को आपको स्टोर करके रख सकती है। ठीक, मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, आप जान जाएंगे हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है। ठीक है, अगला आपका आता है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। तो ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है? ऑप्टिकल डिस्क जो है आपकी एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है। कैसी होती है? एक समतल वृत्ताकार डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क आपकी। ठीक, ये जो है आपकी मेमोरी के डेटा को एक होल और पिट्स के रूप में स्टोर करती है। कैसे? होल और पिट्स के रूप में स्टोर करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑप्टिकल डिस्क जो है आपके डेटा को
होल और पिट्स के रूप में मेमोरी में स्टोर करके रखती है और आपकी ये एक वृत्ताकार मेमोरी होती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होती है। ठीक, तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में भी जान चुके, हार्ड डिस्क के बारे में भी जान चुके आप लोग, और मैग्नेटिक टेप के बारे में भी जान चुके। प्रश्न आपका जो था उसका भी आंसर आप लोग जान चुके कि सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था आपकी मैग्नेटिक टेप में रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्ड डिस्क और जो हमारी फ्लॉपी डिस्क हैं वो हमारे मैग्नेटिक टेप के ही प्रकार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि रैम का पूरा नाम है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको रैम पता होना चाहिए। रैम क्या है? तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें रखे गए डेटा को हम लोग बदल सकते हैं। इसे ही हम लोग वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अगला जो आपका है वो क्वेश्चन ये है कि ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो ईपी रोम का पूरा नाम है, आपके ऑप्शन हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि आपके ईपी रोम का पूरा नाम है, तो आपके ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ईपी रोम का नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए।